नमस्ते दोस्तों, पेज एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि निवेश क्या होता है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, अर्थव्यवस्था पर निवेश का क्या प्रभाव पड़ता है, कितना प्रभाव पड़ता है, और फिर हम समझेंगे कि क्या होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश क्या होता है, और फिर हम एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि यह देश के लिए अच्छा है, कितने हद तक अच्छा है या बुरा है, तो कितने हद तक के लिए यह बुरा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, निवेश क्या होता है। तो देखिए, सरल भाषा में बोला जाता है कि पैसे से पैसे कमाना निवेश कहलाता है, यानी अपने कैपिटल्स को बढ़ाना, एसेट्स का क्रिएशन करना, यानी संपत्ति का निर्माण करना। मतलब क्या हुआ, पैसों से कुछ प्रॉफिट कमाना इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब जरूरी नहीं है कि वह प्रॉफिट पैसों के रूप में ही हो, वह प्रॉफिट आपको सुविधा के रूप में भी हो सकता है। जैसे आपने घर बनाया तो यहाँ पर आपको क्या प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पर आप आराम से रह सकते हैं, आराम कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे आप डॉक्टर से चेकअप करा रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा कि आप स्वस्थ रहेंगे, यदि आप बीमार हैं तो स्वस्थ हो जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, अपने रिसोर्सेज लगाकर, अपने रिसोर्सेज का उपयोग कर कर किसी भी प्रकार का प्रॉफिट जनरेट करना। अब फाइनेंशियल टर्म में वह प्रॉफिट मनी के रूप में भी हो सकता है, यानी कि पैसा हो सकता है। भारत में इन्वेस्टमेंट मेनली दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट और दूसरा कहलाता है मोटिवेटेड इन्वेस्टमेंट। ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जहां लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट देश में सरकार या कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा किया जाता है। और बाकी सारे इन्वेस्टमेंट जो लोगों की डिज़ायर को पूरा करने के लिए किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट प्राइवेट कंपनीज द्वारा किया जाता है अधिकतर। इन्वेस्टमेंट का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो नेचुरली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, जिससे लोगों की इनकम बढ़ेगी। और जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोगों की डिमांड बढ़ती है। और पिछले वीडियोस में हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि लोगों की डिमांड का बढ़ना इकोनॉमी को सुचारू रूप से चलाने के लिए कितना आवश्यक होता है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी, विदेशी निवेश भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। इसके एग्जाम्पल कई देश हैं जो पहले तो एक क्लोज्ड इकोनॉमी थे, यानी बंद अर्थव्यवस्था थे, जहां पर किसी भी प्रकार का फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं था। पर जब से वहां ओपन इकोनॉमी की शुरुआत हुई है, उन देशों की अर्थव्यवस्था ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, काफ़ी अच्छी मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है। चाइना इस बात का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि वहाँ पहले क्लोज्ड इकोनॉमी थी, जिसे हमने कैपिटलिज्म वाले वीडियो में भी अच्छे से डिस्कस किया है। तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखें। तो क्या होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, किसे कहते हैं हम विदेशी निवेश। तो देखिए, विदेशी निवेश के मुख्यतः दो भाग होते हैं, एफडीआई और एफआईआई। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। एफडीआई क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो जब कोई विदेशी कंपनी या कोई भी विदेशी व्यक्ति मौजूदा भारतीय कंपनी में निवेश करते हैं या कोई नई कंपनी खोलते हैं, तो ऐसी व्यवस्था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, एफडीआई कहलाती है। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे मान के चलिए आपके घर के बाजू में कोई अमेरिकन दुकान खुली हो, या यह भी हो सकता है कि अपने ही देश की दुकान में फॉरेन कंट्री की कंपनी की कुछ हिस्सेदारी हो। और यदि किसी भी कंपनी में किसी की भी हिस्सेदारी होती है, इसका मतलब यह होता है कि उसे कंपनी के विकास के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना होता है। इसलिए एफडीआई के माध्यम से देश में मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती है, नॉलेज आता है, और बिजनेस मैनेजमेंट के कई नए तौर तरीके आते हैं। और एफडीआई का मुख्य उद्देश्य देश में कमर्शियल बिजनेस करना होता है, जिस कारण एफडीआई के थ्रू देश में व्यापार तेजी से बढ़ता है। और एफडीआई के थ्रू
जो देश में निवेश आता है वह लंबे समय के लिए आता है, क्योंकि जब भी कोई बाहरी कंपनी देश में इन्वेस्ट करती है तो वो एक छोटा मोटा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करती, एक काफी बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करती है, जिस कारण उसे प्रॉफिट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, एकदम से इमीडिएट प्रॉफिट नहीं होता। इसलिए एफडीआई के थ्रू देश में लंबे समय के लिए निवेश आता है। अब भारत में किस देश से ज्यादा एफडीआई आता है, तो द हिंदू.com की रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई सिंगापुर से आया है, फिर मॉरिशस से आया है, और फिर नीदरलैंड से, और देन यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। यह क्रम लगभग हर साल सेम ही होता है, बस ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है कि जो सिंगापुर है वो नंबर 2 पे चला जाए या मॉरिशस नंबर 1 पे चला जाए। और आपको एक बात और जानना जरूरी है कि यदि कोई विदेशी कंपनी भारतीय कंपनी में 10% से ज़्यादा हिस्सेदारी लेती है तो उसे कंपनी के मैनेजमेंट में भी हिस्सेदारी मिलती है, और यदि यह 51% से ज़्यादा होता है तो निवेश करने वाली कंपनी को उस कंपनी में पूरा कंट्रोल आ जाता है जिसमें उसने निवेश किया होता है। और एक विदेशी निवेशक शेयर के माध्यम से कितना निवेश कर सकता है, यानी कि 10%, 30%, 50% या 70%, तो इस परसेंटेज को सेक्टोरल कैप कहते हैं, जिसे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड डिसाइड करता है। जैसे पेट्रोलियम, सड़क निर्माण, होटल्स, दवाइयों इत्यादि में 100% एफडीआई की अनुमति है, और कुछ क्षेत्र जैसे बैंकिंग, टेलीकॉम, हवाई अड्डे तो में अभी तक 49% एफडीआई की अनुमति थी। भारत में एफडीआई की शुरुआत धीरे धीरे चालू हुई थी। पहले एफडीआई कुछ चुने हुए सेक्टर तक ही सीमित था, पर अब इसका दायरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जैसे पहले विदेशी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करने के लिए एक कंबाइंड इंडस्ट्रीज के रूप में आ सकती थी, जैसे कि मारुति सुजुकी। मारुति तो इंडियन ब्रांड हो गया, पर सुजुकी जापान का ब्रांड है। उसी प्रकार से हीरो होंडा। पर आगे चलकर विदेशी कंपनी के निवेश को आकर्षित करने के लिए उन्हें खुद के ब्रांड का स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी गई। जैसे कि आज हम कई कंपनीज देखते हैं जो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रही हैं, और भारत ने अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए कई क्षेत्रों में 100% एफडीआई की अनुमति दे दी है। अच्छा, बाहरी इन्वेस्टर्स को यह भी शिकायत होती थी कि यहाँ पर कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उन्हें भी खत्म कर इस प्रोसेस को काफ़ी आसान बनाया गया है। जैसे कि अभी एक नियम था कि विदेशी कंपनी को कंपनी में लगने वाले सामान का कम से कम 30% सामान उसे इंडिया से ही खरीदना होगा, जिसके कारण कई कंपनियां भारत में आने से कतराती थीं, जिसमें एप्पल एक प्रमुख कंपनी है। इसलिए भारत सरकार ने बाहर की कंपनियों के लिए शुरुआती 5 साल के लिए यह छूट दे दी है, इस बात को मानते हुए कि जब भी कोई नई कंपनी बाहर से इंडिया आती है तो उसे देश का इकोसिस्टम समझने में कुछ साल तो लग जाते हैं कि सामान उन्हें कहाँ से लेना है, किस डीलर से लेना है, कहाँ उनको अच्छा सामान मिलेगा। इसके अलावा भी कई छूट दी गई है, जैसे कुछ क्षेत्रों में तो उन्हें गवर्नमेंट से परमिशन लेने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट से परमिशन लेने के लिए कंपनी का बहुत सारा समय और रिसोर्सेज खराब होता था। अच्छा, एफडीआई अच्छा है या बुरा है? तो दोस्तों, हर देश आज ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहता है, तो जो भी पार्टी गवर्नमेंट में होती है हमेशा एफडीआई को आकर्षित करने की कोशिश करती है। अच्छा, यह अच्छा है या बुरा है? तो इसके लिए यहाँ पर एक फन फैक्ट है, जो भी पार्टी सत्ता में होती है वह हमेशा बोलेगी कि एफडीआई अच्छा है, एफडीआई आने से रोजगार बढ़ेंगे, डेवलपमेंट होगा, ये होगा, वो होगा। और जो भी पार्टी विपक्ष में होती है वह हमेशा एफडीआई को बुरा ही बताती है कि एफडीआई आने से रोजगार छिन जाएंगे, व्यापारी खत्म हो जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आइए हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि क्या यह अच्छा है या बुरा है। तो देखिए, यह बहुत हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि कंपनी की कार्य प्रणाली कैसी है। क्या उसके आने से देश में रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जैसे कोई कंपनी बाहर से आएगी तो वो अपने स्टोर्स को खोलेगी, रॉ मटेरियल्स खरीदेगी, तो क्या उसका सिस्टम ऐसा है कि वो स्टोर खोलेगी तो भारतीयों को नौकरी देगी उन स्टोर्स में, या जब सामान खरीदेगी, रॉ मटेरियल खरीदेगी तो उससे भारतीय किसान, कुटीर उद्योग या लघु उद्योगों को फायदा पहुंचेगा, और क्या उससे देश की जीडीपी में बढ़ोतरी होगी?
और हाँ, यह भी बात है कि मल्टीनेशनल ब्रांड के आने से सिंगल ब्रांड्स लोकल बिजनेसेस पर जरूर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि मल्टी स्क्रीन थिएटर के आने के कारण सिंगल स्क्रीन थिएटर्स कितनी तेजी से कम हुए हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि जो लोकल बिजनेसेस हैं, सिंगल ब्रांड्स हैं, क्या उनके लिए हम FDI से नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए FDI अच्छा है या बुरा है, इसे एब्सोल्यूट टर्म में नहीं बोला जा सकता कि FDI तो बुरा ही है या FDI तो बहुत ही अच्छा है। इस बात का अंदाज़ा हम केवल और केवल कंपनी की कार्यप्रणाली से ही लगा सकते हैं कि वह किस प्रकार काम करती है और भविष्य में इसके क्या स्कोप हैं, भविष्य में इसकी क्या प्लानिंग है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि क्या होता है FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरह के और वीडियोस को बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद।